हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस की। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। आप अपनी लाइफ में कई सारे प्रोसेस करते हैं जो ज़िंदगी को बनाने के लिए ज़रूरी हैं। ज़िंदगी को जीने के लिए कौन कौन से प्रोसेस ज़रूरी हैं? पहली बात है खाना खाना। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो वो मेंटेन नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। दूसरा है रेस्पिरेशन, ठीक है। तीसरा है जो आपने खाना खाया उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना। बात समझ में आ रहा है? और चौथा है जो आपके शरीर के अंदर कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो निकलना। वो सारे के सारे क्या है? लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। बुक है आप लोगों के पास? बुक निकालिए, ठीक है। तो जब आप बुक निकालेंगे उसमें एक डेफिनेशन लिखिए लाइफ प्रोसेस की। द प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ। क्या बोला मैंने? द प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस नेसेसरी हैं उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। आ रही बात समझ में? तो लाइफ प्रोसेस कौन कौन से होंगे? पहला होगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बिना काम नहीं चलेगा। दूसरा प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन। तीसरा प्रोसेस होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो चौथा प्रोसेस होगा एक्सक्रीशन। इनहेलेशन रेस्पिरेशन के अंदर आएगा, ठीक है। इनहेलेशन क्या होगा? रेस्पिरेशन के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। ध्यान से सुनना। न्यूट्रिशन होंगे दो तरह के, एक होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, हाँ जी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अब क्वेश्चन उठेगा कि ऑटोट्रॉफिक मोड क्या है। सबसे पहले अगर आपसे कोई यही सवाल पूछ ले कि व्हाट इज द न्यूट्रिशन, तो आप बोलोगे द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बॉडी। प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ग्रोथ भी होती रहे आपकी और आप अपने शरीर का मेंटेनेंस भी करते रहो। आपके चोट लग जाएगी तो वो मेंटेन कैसे होगा? कोई घाव आ गया वो सही कैसे होगा? तो आपको खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। दूध, अंडे और इस तरीके की चीज़ें लेनी पड़ेंगी जिससे वो घाव जल्दी ठीक हो जाए। हाँ जी, अभी मैं एक काम करता हूँ, नोट्स आपको भेज देता हूँ। द सब्सटेंस, चलो लिख लो आप एक बार। क्या लिखोगे? द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। इतना लिख लो, प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो न्यूट्रिशन क्या है? चलो लिख देता हूं मैं आपको। न्यूट्रिशन है प्रॉपर ग्रोथ, द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ठीक है। द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक तरीके का न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना जो है खुद बनाता है, ठीक है, ओके। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगा? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म synthesis their food from simple substance like carbon dioxide and water। सिंपल सब्सटेंस, बेटा ध्यान से सुनो, सिंपल सब्सटेंस से अपना खाना बनाते हैं। सिंपल सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? CO2 एक सिंपल सब्सटेंस है, वाटर एक सिंपल सब्सटेंस है। इन सिंपल सब्सटेंस से वो अपना खाना बनाते हैं। इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। आपने एक वर्ड सुना सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक। इन लाइट की हेल्प से आप अपना खाना बना रहे हो, उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो दिस इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा ट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक। एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरिया। कौन कौन बनाते हैं? कुछ ग्रीन प्लांट्स जितने भी आपको दिखते हैं,
और कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये बनाते कैसे वो आप ध्यान से सुनना। तो पहला प्रोसेस जो आएगा दैट इज कॉल्ड प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस। बुक है, बुक निकालो जल्दी से दिखाओ। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो यहाँ से है, ये वाली रिएक्शन ध्यान रखना। और पेपर में आपका ये डायग्राम भी आया था, यस ये वाला डायग्राम आया था ना, यहाँ पूछा गया था कुछ आपसे स्टेप पूछे गए थे। तो मैं आपको स्टेप बताता हूँ कि फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप होते हैं। बात समझ रहे हो? फोटोसिंथेसिस में कितने 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले मैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखता हूँ। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना किससे बनाते हैं? CO2 से और वाटर से। ठीक है, CO2 का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर होता है बेटा, और सनलाइट के बिना तो खाना बनेगा ही नहीं। अब बताता हूँ सनलाइट का क्या काम होता है। और इससे बनेगा ग्लूकोज C6। फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। और साथ ही साथ हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन तो हम इनहेल करते हैं। और साथ ही साथ मिलता है वाटर। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन है? 6। तो यहाँ भी कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 12। यहाँ पे कितने हैं? 2। एक्चुअली क्या है, कुछ ऑक्सीजन भी निकल रहा है। अगर आप देखोगे ना, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन भी निकल रहा है। तो ये तो मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं पढ़ा रहा आपको, सिंपल मैंने फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट लिखा है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। अब एक चीज सुनना ध्यान से, ये आपको लग रहा है इजी है, लेकिन इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। और वो 3 स्टेप पेपर में पूछे जाएंगे। आगे पीछे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। आ रही बात समझ में? आगे पीछे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप ये सोचते हैं कि जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं वो दिन में बनाते हैं। प्लांट अपना खाना रात में भी बनाते हैं। अब समझना कोशिश करना। सबसे पहला स्टेप होता है जो उनके पास जो क्लोरोफिल होती है, वो क्लोरोफिल क्या करती है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। अरे बात समझ में? सनलाइट को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब तो दिन में किया, लेकिन उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एक केमिकल एनर्जी में। वो केमिकल एनर्जी फिर वो यूज करेंगे किसके लिए? वो यूज करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। उस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के CO2 के साथ मिक्स करके किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्लूकोज में। तो वाटर को तोड़ने का जो काम है वो रात में भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में? तो ये 3 जो प्रोसेस हैं वो एज इट इज आपको लिखना है। पहला प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मैं लिख देता हूं, जस्ट इतना याद रखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? बुक है, यहाँ पे निशान लगा लीजिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो पहला प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी जो लाइट एनर्जी को हमने एब्जॉर्ब किया उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड दैट केमिकल एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। वो लाइट एनर्जी को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी में। किस में बेटा? केमिकल एनर्जी में। लेकिन इधर 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 देखो, वो जो केमिकल एनर्जी है वो बुक में देख के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो। वो जो केमिकल एनर्जी उन्होंने सिंथेसिस की, उस केमिकल एनर्जी को ये लोग क्या करते हैं? H2O को ब्रेक करने में यूज करते हैं। तो वाटर है, वाटर को तोड़ेंगे हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये होगी बैलेंस इक्वेशन। तीसरा स्टेप होता है, तीसरा स्टेप होता है जो CO2 है। ठीक है, उस CO2 को ये लोग क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन ऑफ CO2।
रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है बताना। बेटा रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, घटाना नहीं होता इसका मतलब, ठीक है, ये साइंस है थोड़ा सा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। साइंस में रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिडक्शन का मतलब समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ मिलेगा, CO2 के साथ, और क्या रिलीज होगा, क्या बनेगा, C6H12O6। और जो ऑक्सीजन है ना वो देखो ये रिलीज हो गई, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल 12 यूज किए थे 12, उस 12 में से उन्होंने 6 यूज कर लिए, 6 रिलीज कर दिए। ये वाटर मॉलिक्यूल यूज किया ना, तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है यूज नहीं किए जाते हैं। क्लियर है बात। तो ये 3 स्टेप आपसे पूछे जाएंगे, पहले याद रखो। व्हाट आर द 3 स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। तो आपको एज इट इज आपको बताना पड़ेगा। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, सेकंड इज लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, थर्ड रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है ग्लूकोज, ठीक है। अब आप लोग 3 स्टेप याद तो रखोगे, यहाँ पे फिर आप रिडक्शन वर्ड यूज नहीं करोगे, आ रही बात समझ में। तो रिडक्शन वर्ड भी आपको क्या करना है, यूज करना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कुछ देखो क्लोरोफिल वगैरह ना बना हुआ है, आप देखो ये जो एक क्रॉस सेक्शन आपको डायग्राम दिख रहा है, दिखाओ इधर, क्रॉस सेक्शन डायग्राम दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें, बेटा इसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है। तो जो ग्रीन कलर के आपको ग्रीन कलर्स के थोड़े से पैचेस दिख रहे हैं वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, ठीक है ना। और बाकी के जो एयर स्पेस हैं और कुछ गार्ड सेल है, ठीक है। तो दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। क्या लिखा है कि ये स्टेप जो मैंने बताया ना एक साथ नहीं होते। आप सोचोगे कि लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया तुरंत फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं। अरे कोई काम दिन में होगा, कोई रात में होगा। अगर दिन में वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो फिर रिडक्शन ऑफ CO2 हो सकता है वो रात में हो। आ रही है बात समझ में। डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो CO2 को रात में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएटरी विच इज एक्टेड अपॉन बाई द एनर्जी एब्जॉर्ब बाई द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। रात को उनका एक ही काम होता है CO2 को एब्जॉर्ब करना, ताकि दिन में जो लाइट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी को यूज करके उसका रिडक्शन कर सकें। क्योंकि रात को तो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते ना, तो उन तीनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। वो रात को वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि हमारे जो प्लांट हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर देखोगे वो रात को CO2 रिलीज करते हैं। जबकि डेजर्ट प्लांट में CO2 कब रिलीज होता है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट में भाई आप देखते हो कि धूप ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे दिन में सिर्फ एक ही काम हो सकता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। These green dots are called cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ध्यान रखना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। Which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis. इतना समझ में आया। इसके अलावा जब आप सेकंड पेज पे आएंगे यहाँ पे आपको ये देखेंगे, क्या बोलते हैं इसको, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होता है, लीफ में होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। इनसे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। जितनी भी गैस हैं, कौन कौन सी गैस हो सकती हैं, CO2 हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। वाटर के भी तो वेपर होंगे, वो भी हो सकता है। वो क्या होंगे, वो एक्सचेंज होंगे, इसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। हाँ, अपर एपिडर्मिस जो पत्तियां होती है ना उनके ऊपरी जैसे ऐसे होता है, तो इस वाले सरफेस पे, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। जो गैस का एक्सचेंज है वो सिर्फ लीव से नहीं होता, वो स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है, वहां भी गैस एक्सचेंज होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर
can also be lost through these stomata, so the plant close these pores when it is not need carbon dioxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब जरूरत नहीं होती तो ये अपने पोर्स बंद कर लेते हैं। आ रही बात समझ में? क्योंकि अगर ये अपने पोर्स बंद नहीं करेंगे तो वाटर भी रिमूव होता रहेगा, प्लांट का सारा पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता कैसे है? ये गार्ड सेल है, जब पानी आता है तो गार्ड सेल क्या करता है? फूल जाता है, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, तो गैस एक्सचेंज होती है। जब इसमें से पानी निकल जाता है तो गार्ड सेल जो है श्रिंक हो जाती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल करता है, हमारे यहाँ भी तो गार्ड होता है ना, वो गेट ओपन करता है क्लोज करता है, तो इसमें भी गार्ड सेल होता है। द गार्ड सेल स्वेल, फूल जाता है, व्हेन वाटर फ्लोन इनटू देम, जब पानी जाता है तो फूल जाता है, एंड कॉजिंग द स्टोमेटा पोर टू ओपन, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। लेकिन सिमिलर टू द पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। ये बात सही है। अब यहाँ पर आप देखोगे इस वाले एक्सपेरिमेंट में, एक एक्सपेरिमेंट है एंड ये बताया कि CO2 क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। मैं आपको बता दूं, पेपर में सिर्फ जो बुक में है वही नहीं आएगा, जो एक्टिविटीज है वो भी आएंगी। ठीक है, और ये 5.1 एक्टिविटी में मैं बता देता हूं क्या है। ये एक्टिविटी ये बता रहे हैं आपको क्या करना है, आप पढ़ लेना कि इसमें बताया कि आप क्या कीजिए, कोई लीफ ले लीजिए, उस लीफ को आप पहले उसे बॉईल कीजिए। जब बॉईल करेंगे तो उसके सेल सारे क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। सेल एक बार डेड हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उस बॉयल लीफ को आपको क्या करना है, फिर जो आयोडीन का सॉल्यूशन है उसके अंदर डालना है। तो आप देखोगे कि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा, ब्लू कलर के जो लीव्स होंगे, डेट विल रिप्रेजेंट द कार्बोहाइड्रेट। सिर्फ उतनी जगह पे कार्बोहाइड्रेट आपको दिखेगा, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज। लेकिन ये भी तब दिखेगा, उस लीफ को आपको पहले आपको कहाँ रखना पड़ेगा? अंधेरे में रखना पड़ेगा, ताकि वो अपना फोटोसिंथेसिस ना कर पाए। सुनना ध्यान से, उस पत्ती को तोड़ने से पहले, लीफ को तोड़ने से पहले उस पौधे को आप 3-4 दिन के लिए अंधेरे में रख दो। अंधेरे में इसलिए रख दो ताकि उसका कोई फोटोसिंथेसिस ना हो पाए। उसके बाद जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट कुछ कुछ जगह क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। पूरे जगह दिख रहा है क्या आपको? कुछ कुछ पर्टिकुलर पोर्शन पे क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। और फिर आप उसको उबाल के उसके अंदर आयोडीन का कुछ सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पढ़ लोगे? ठीक है, ये चीज है इसके अंदर। अब अगला क्या है, ध्यान से सुनना। अगला ये वाला एक्टिविटी मैं आपको बताता हूं। इस एक्टिविटीज में क्या है कि इन्होंने 2 प्लांट्स लिए सिमिलर साइज के, और उसको एक बेल जार है उससे इन्होंने ढक दिया, एयर टाइट एकदम, मतलब बाहर से कोई ऑक्सीजन नहीं आ सकती। अब इन्होंने क्या किया, मतलब अब उन्होंने एयर टाइट कर दिया बाहर से, तो वो CO2 ले ही नहीं सकते। और आप देखोगे एक प्लेट आपको दिख रही होगी, प्लेट दिख रही है, इस प्लेट के अंदर क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्वेश्चन ये है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन्होंने लिया क्यों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है बेटा? CO2 को क्या करता है? CO2 को नहीं, मेरी बात सुनो, सही कह रहे हो लेकिन थोड़ा गलत है। आपने क्या लिए? 2 प्लांट ले लिए ऐसे, ठीक है। एक में आपने एक इस तरीके से ले लिया, दूसरे में आपने एक प्लेट रख दी, उस प्लेट के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल एब्जॉर्ब CO2। क्या कर लेगा वो? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सारी CO2 खत्म हो जाएगी। जब CO2 ही खत्म हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस, वो अपना खाना कैसे बनाएगा? ठीक है ना। तो ये एक्टिविटीज हमें ये बता रही है कि CO2 इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? Based on the 2 activities performed above, we can design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for the photosynthesis. पहले वाले में हमने पढ़ा सनलाइट इज एसेंशियल, सनलाइट से हमने दूर रख दिया तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, कार्बोहाइड्रेट कुछ कुछ जगह क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। और इस वाले में हमने पढ़ा कि इसमें CO2 एसेंशियल है, जिसमें आपने CO2 एब्जॉर्ब कर लिया तो वो प्लांट बहुत ही कम ग्रो करेगा, और जिसमें CO2 था वो ग्रो ज़्यादा करेगा। इतना समझ में आया?
तो यहाँ से हमें ये पता चला कि नेसेसरी क्या है, लेकिन सिर्फ इतनी ही चीज़ नेसेसरी नहीं है, इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये चीज़ें भी यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल एंड नाइट्रोजन इज द एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन के लिए सिंथेसिस, प्रोटीन को अगर आपको सिंथेसिस करना है तो विच एलिमेंट मस्ट बी यूज, तो आपका आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। चलिए, ये हमारा सवाल हो गया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बात समझ में आई? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ऐसी कौन सी कंडीशन है, तो पहला है तो सनलाइट होना चाहिए, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए या क्लोरोफिल होना चाहिए। अगर सपोज करो सनलाइट नहीं हुआ तो क्लोरोफिल क्या कर लेगी? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी सनलाइट को। और दूसरा CO2 भी हुआ, सनलाइट भी हुआ, लेकिन क्लोरोफिल ही नहीं हुई, तो वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। प्लांट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। मतलब क्या है? सनलाइट का होना भी जरूरी है, पहली कंडीशन, और क्लोरोफिल का होना भी जरूरी है। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपी में, क्वेश्चन लिख के दो कंडीशन लिख दो जल्दी से कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लिख लिया बेटा? लिखिए। What are the necessary condition for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस की नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो फोटोसिंथेसिस की नेसेसरी कंडीशन है, क्या बोला? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या लिखा आपने? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, क्वेश्चन लिखे बस पॉइंट में लिख लो कि सनलाइट नेसेसरी है और क्लोरोफिल। और एक और क्वेश्चन आप ये लिखो कि व्हाट आर द इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, ये सवाल आएंगे, ध्यान रखना। तो पहला आप लिखिए एब्जॉर्प्शन। बेटे इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस में लिखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। पहला होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, दूसरा होगा कन्वर्जन, और तीसरा होगा रिडक्शन। मतलब जो तीन स्टेप ऊपर लिखाए हैं वही हैं, बस उनका आपको नाम पता होना चाहिए। तो पहला प्रोसेस क्या है? एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या, किस चीज का? सनलाइट का। दूसरा है कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका? लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। और तीसरा है रिडक्शन। रिडक्शन किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये तीन प्रोसेस से अगर आप याद रखोगे ना तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो इवेंट्स वही है जो मैंने ऊपर लिखाए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो डेट आर एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन। इतना मत लिख देना, इसको एक्सप्लेन भी करना है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट है ना, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। इतना समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बोलो। अब अगला क्वेश्चन है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन कौन सा चल रहा है अभी? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के बाद चलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हटा दूं इसे? नोट कर लिया? चलिए, मैं क्वेश्चन भी साथ साथ लिखा रहा हूं ताकि बाद में जरूरत ना पड़े। ठीक है, और एक्टिविटीज भी करा रहा हूं बेटा, एक्टिविटीज से भी सवाल आते हैं, ध्यान रखना।
इसके बाद कोई अगली एक्टिविटी तो नहीं है, देख लेता हूँ मैं। फाइव पॉइंट टू है, इसके बाद एक्टिविटी नहीं है। इसको थोड़ा आगे करो बेटा, पकड़ना है इसे, आगे ले आओ, बस बस इतना ले आओ, लेट्स, थैंक यू। अब अगला है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक अमीबा का भी आएगा, ठीक है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लिख लीजिए आप, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी कई सारे पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। जो ह्यूमन जो बीइंग है वो भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख लीजिए फर्स्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन। अच्छा, एक चीज पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक क्वेश्चन डाल लो, व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, लिख लिया बेटा, क्वेश्चन लिख लो बुक में ही या कहीं भी, व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसकी डेफिनेशन लिखो। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना। अब पहला आप लिख लीजिए होलोजोइक। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपके बुक में है या आपके लेवल के हिसाब से है वो है होलोजोइक। क्या क्वेश्चन लिखा आपने? हाँ, तो इसका आंसर क्या लिखा? इन विच द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, खुद का खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है? होलोजोइक। ध्यान से सुनना, होलोजोइक में क्या होगा कि जो हम कॉम्प्लेक्स फूड है वो हम खाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल सब्सटेंस में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप कुछ भी खाओ, आप ब्रेड खा रहे हो, रोटी दाल चावल कुछ भी खा रहे हो, उसको हम सिंपल सब्सटेंस ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इसमें कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि आप डायरेक्ट, आप देखते हो जब आपका पेट खराब हो जाता है तो आप सीधा ग्लूकोज, ORS वगैरह लेते हो, क्योंकि ग्लूकोज बिल्कुल सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, क्योंकि आप पचा तो कुछ पाओगे नहीं, तो आप सीधा ग्लूकोज लोगे। फिर ग्लूकोज जूस वगैरह, गन्ने का रस, क्योंकि इनमें गन्ने का रस तो एक तरीके से ग्लूकोज ही है, जितना भी मीठा होता है वो ग्लूकोज होता है। तो इसमें क्या लिखोगे? द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल आर टेकन एंड देन ब्रोकन डाउन। मैं लिख रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या सब्सटेंस आर टेकन इन, आर टेकन यानी खाया जाता है, टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, इनटू सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड। ठीक है, तुम यही तो करते हैं, ठीक है, हम लोग यही तो करते हैं। होलोजोइक मोड ही तो है हमारा। द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टेकन इन एंड द ब्रोकन डाउन इन द सिंपल सब्सटेंस। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है दैट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। बेटा कुछ मॉलिक्यूल, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो खाने को, वो उनका जो फूड होता है उसको खाते ही नहीं है, वो पचाते ही नहीं है। हम लोग पहले खाना खाते हैं फिर पचाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म पहले खाना पचाते हैं फिर खाते हैं। बेटा हाँ, यस। अभी मैं डिफरेंस नहीं बता रहा, अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ।
दूसरा लिखो सैप्रोट्रॉफिक, आ गया ना सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक किसका, हॉलोजोइक का, ह्यूमन बीइंग लिख लो ना, अमीबा तक क्यों पहुंच रहे हो, ह्यूमन बीइंग लिख लो। ठीक है, अरे जो याद रहे वो लिखो, ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी लिख लो उल्टा सीधा, जो आपको याद रह जाए वो लिखो। अब सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जो सड़े गले पदार्थों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे ऑर्गेनिज्म विच फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म, organism that depends upon dead and decaying हाँ जी, एंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, ठीक है, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। लिख लिया। मशरूम देखा आपने, ईस्ट बैक्टीरिया मशरूम, ये गंदगी पे ही तो उगते हैं, फंगस, ईस्ट, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, organism that depends upon dead and decaying material and broken down into simple substance outside the body, and then absorb it, उसको एब्जॉर्ब बाद में करते हैं हम लोग, एब्जॉर्ब पहले कर लेते हैं, ब्रेक बाद में करते हैं, वो एब्जॉर्ब बाद में करते हैं, पहले उसे ब्रेक कर लेते हैं। क्लियर है? अगला पैरासिटिज्म या पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द, इधर देखो, दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, डिपेंड्स अपॉन without killing them, without killing them, उनको मारते तो नहीं है लेकिन उनको नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। These organism depend upon the other organism without killing them but harm एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप इसका? लीच, कैस्कूटा, ठीक है, लीच, कैस्कूटा, इस तरीके से। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। एक तो जुए हो गया,
और एक जोंक हो गई, उसको कहते हैं लीच। LIC वो जुए होते हैं, ठीक है। ये LEECH है, ये LIC की बात कर रहे हैं, जुओं की बात कर रहे हैं। ये ले लीच है, ठीक है, लिख लिया बेटा। चलो शाबाश। वैसे तो ये आ ही जाएगा वीडियो में, तो देख लेना। तो जल्दी जल्दी हम काम करते हैं, ऐसे टाइम नहीं है हमारे पास फिर ज़्यादा, ठीक है। हटाता हूँ इसे, हटा दूँ। चलिए अब आप आ जाइए अमीबा पर। अमीबा का डायग्राम बनाए या नहीं बनाए? ठीक है। तो अमीबा का जो डायग्राम बना है उसमें अगर आप ध्यान रखोगे तो अमीबा होलोजोइक है, ठीक है। बुक में आप देखो अमीबा का डायग्राम बना है। तो अमीबा के पास क्या होते हैं, कुछ सूडोपोडिया होते हैं। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सुनते रहो ध्यान से बेटा, अब लिखने का काम बाद में। लेकिन इसके कोई मुंह नहीं होता खाने के लिए। इट हैज नो माउथ और अदर ऑर्गन्स टू टेक फूड, सो इट इंजेस्ट फूड। क्या लिखा है? इंजेस्ट। लिख लिया ना ये? बेटा अगर आप अमीबा के बारे में ये 4-5 जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वो लिखेंगे तो ठीक रहेगा। तो ये क्या करता है? इंजेस्ट करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन, ठीक है। जो खाना ग्रहण कर रहा है यानी खाने को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? इंजेशन। तो इट इंजेस्ट फूड पार्टिकल बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड दैट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया दिख रहे हैं आपको? इधर देखो बेटा, ये स्यूडोपोडिया दिख रहे हैं आपको? ये स्यूडोपोडिया फॉर्म कर लेता है। एंड दीज फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल टू फॉर्म ए फूड वैक्यूल। एक खाली जगह होती है, वहां पे फूड वैक्यूल बना लेता है, उसके अंदर फूड पार्टिकल फंस जाता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल्स फूड ब्रेक इनटू स्मॉलर सब्सटेंस। जो भी फूड है उसको ये स्मॉलर सब्सटेंस में बदल लेता है। तो दूसरा प्रोसेस इसके अंदर होता है, उसका नाम है डाइजेशन। फूड वैक्यूल्स के अंदर जाने के बाद खाने को ये पचाता है, डेट इज कॉल्ड डाइजेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? एंड गेट्स रीडली एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म। उसके बाद खाना पचने के बाद क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म। जैसे ये, ठीक है, तो ये फूड वैक्यूल्स हो गए, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो ये जो है ना साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या करेगा? इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो तीसरा प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन। आगे पीछे मत लिख देना ये प्रोसेस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो तीसरा प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज रिमूव बाय द सेल मेम्ब्रेन। क्या बोल रहे हो? नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय द साइटोप्लाज्म व्हेन द फूड गेट डाइजेस्टेड। मैं जो बोल रहा हूं इस बात को सुनना ध्यान से, तब आप लिखते रहोगे। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज रिमूव बाय द सेल मेम्ब्रेन which rupture suddenly at any place and eliminates out the undigested food. And last process is called egestion. अब क्या होगा? फूड वैक्यूल्स यहां पर है तो वहां पर रप्चर हो जाएगा, इतना हिस्सा टूट के निकल जाएगा, इसको कहेंगे इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाएगा। मतलब कि आपको अमीबा के बारे में अगर बताना है तो आपको ये 4 स्टेप आपको बताने पड़ेंगे। फर्स्ट इज इंजेक्शन बाय द सूडोपोडिया। आ रही बात समझ में? फिर वो फूड वैक्यूल्स के अंदर जाएगा, उसके बाद एब्जॉर्ब होगा साइटोप्लाज्म के थ्रू, और फिर मेम्ब्रेन्स के थ्रू वो इजेक्ट हो जाएगा, इजेक्शन हो जाएगा, कहीं से भी रप्चर हो जाएगा
तो ये आपको मैंने कितने स्टेप बता दिया, आपको 4 स्टेप बता दिए अमीबा के बारे में। स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप याद नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है बात? अमीबा का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अब क्योंकि देखो इतनी सारी चीज़ें, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ये देख रहे हो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग। बेटा इसे रख लो। तो सबसे पहले ह्यूमन का अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझना है तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिख रहा है, टंग दिख रहा है, फिर बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, जो फूड पाइप है इसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। फिर आपको स्टमक दिख रहा है, लिवर दिख रहा है, बाइल जूस और लिवर, बाइल डक्ट, पैनक्रियाज। एक्चुअली क्या है कि हो सकता है, बेटा सुनना ध्यान से, ये डायग्राम आपको बना हुआ हो और आपसे उनकी लेबलिंग कराए, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। तो टंग पता चल जाएगा, ईसोफेगस आप बता दोगे, स्टमक भी बता दोगे। अब लिवर जो है, लिवर जो ये बड़ा वाला पार्ट है ब्लैक कलर का, डेट इज कॉल्ड लिवर, और उसको ऊपर एक छोटी सी जो पाइप जा रही है डेट इज गॉल ब्लेडर। दिख रहा है गॉल ब्लेडर, लिवर दिख रहा है अंदर वाला पार्ट, उसके बाहर एक छोटा सा पाइप है डेट इज कॉल्ड गॉल ब्लेडर। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो बड़ी वाली जो स्ट्रक्चर है डेट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स आपको दिख रहा है, पैनक्रियाज भी दिख रहा होगा आपको, स्टमक के नीचे है पैनक्रियाज, स्टमक के जस्ट नीचे है पैनक्रियाज, और सबसे नीचे है एनस। तो ये आपका कुल मिला के ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल, ठीक है, जो कि मुंह से स्टार्ट होता है एनस तक ख़त्म होता है, ये एलिमेंट्री केनाल इसको कहते हैं। तो पेपर में मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपको डायग्राम बना होगा, आपको उनकी लेबलिंग करनी है, हो सकता है 4 की लेबलिंग करनी हो, 5 की करनी हो, 2 की करनी हो, 1 की करनी हो, किसी की भी करनी हो, ठीक है। आपको याद रखना है लिवर कहाँ पर है, बाइल डक्ट कहाँ पर है, पैनक्रियाज कहाँ पर है, स्टमक कहाँ पर है, स्टमक के नीचे पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर है और लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पर है। आई बात समझ में? तो अब बात करते हैं कि जो भी हमने खाना खाया, तो खाना खाने से पहले ऐसा होता है कि भाई मुंह के अंदर पानी आ जाता है। वो सिर्फ पानी ही नहीं होता, वो एक एंजाइम भी होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। आ रही बात समझ में? क्या कहते हैं इसको? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज मिक्स हो जाता है खाने के साथ और वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को शुगर में, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है, द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज that breaks down starch which is a complex molecule to give simple sugar। तो डाइजेशन तो स्टार्ट हो जाता है मुंह से ही। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर जो सलाइवरी अमाइलेज है वो ब्रेक डाउन करता है किसको? स्टार्च को, फूड को नहीं, स्टार्च को। हर एक चीज़ थोड़ी ना, फूड में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फूड को थोड़ी ना करता है, स्टार्च को करता है। किस में बदल देता है? शुगर में। द फूड इज मिक्स थॉरोली विथ सलाइवा, सलाइवा के साथ मिक्स होके एंड मूव अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग। जब हम खाते हैं तो वो धीरे धीरे, लेकिन ऐसा होता है कि आप देखोगे यहाँ से खाना नीचे जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरीके की मूवमेंट होती है, देखो इस तरीके की मूवमेंट होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ऐसे समझिए खाना है, तो खाना यहाँ पे एंटर हुआ, तो जैसे ही खाना एंटर हुआ तो ये कंट्रैक्ट हो जाएगी और नीचे वाली जो नली है वो ओपन हो जाएगी। फिर जैसे ही खाना नीचे गया फिर ये क्लोज हो जाएगी और ऊपर वाली जो है वो ओपन हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं, इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब, so it can be processed properly in each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically. क्या होती है? Contract rhythmically in order to push the food forward, and these peristaltic movement occurs all along the gut. बात समझ में आ गया? इसमें निशान लगा दो, what is peristaltic movement? ये क्वेश्चन आता है। क्या बोल रहे हो?
बिल्कुल बिल्कुल, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पे आएगा, और दूसरा है सलाइवरी एमाइलेज का आएगा। क्लियर है ना? ये आपसे पूछेगा कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो आप क्या बोलोगे? सलाइवरी एमाइलेज। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सलाइवे के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। क्या करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्या होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? बात समझ में आ रही है बेटा? अब तक दो चीज हमने पढ़ी। इसके बाद फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। फूड पाइप को क्या कहते हैं बेटा? ईसोफेगस। द स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर्स। द मसल्स वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड। जो पेट की मसल्स होती हैं वो फूड को मिक्स करने का काम करती हैं। यस, एक विंड पाइप अलग होता है। थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूस। पेट के अंदर भी कई डाइजेस्टिव जूस जो है मिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, ध्यान से सुनना। स्टमक जो है आप देखोगे एक जे शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ ना, जे शेप का, ऐसे है ना, ऐसे आ रहा है, ऐसे। इस तरीके से कुछ बना हुआ है, मोर और लाइक इस तरीके से बीन शेप में, तो कुछ जे स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टमक। गलत बना दिया थोड़ा सा, है ना? आपको लग रहा है मिर्च, ठीक है, स्टमक होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे वो फिर इस तरीके से जाता है, होगा थोड़ा बड़ा होगा, क्या पता। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो HCl होता है या पेप्सिन वगैरह होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है या बाइल गॉल ब्लेडर से होता है, या लिवर से होता है, या बाइल डक्ट से होता है? इस तरीके के सवाल पूछे गए थे। तो आपको बताना है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पेट के अंदर हैं, अभी आएंगे उस पर। बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नहीं समझ रहे, सुनो तो सही पहले मैं क्या कह रहा हूँ। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो पेट के अंदर मौजूद हैं, पेट मतलब स्टमक, स्टमक अलग है, इंटेस्टाइन अलग है, हर जगह अलग अलग तरह के जूस रिलीज होंगे। तो अभी बात चल रही है किसकी? सिर्फ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, ध्यान रखना। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन एंड पेप्सिन। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? यानी स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स होगी इसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। पहले तो ये समझ लो, हर किसी की अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं। अब लिवर के अंदर थोड़ी ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होगी। वो क्या क्या रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। तीन चीजें कौन कौन सी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। डाइजेस्ट प्रोटीन। HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। जो पेप्सिन है उसको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। दूसरा, वो बैक्टीरिया को भी किल करता है। कौन? HCl। ठीक है, तो पहला काम है कि इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू द पेप्सिन टू एक्ट ऑन द प्रोटीन। प्रोटीन पे काम करे कौन? पेप्सिन, लेकिन वो एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा। ठीक है, और दूसरा है वो बैक्टीरिया को भी किल्स करता है। जो बैक्टीरिया गलती से पेट के अंदर, स्टमक के अंदर चले जाते हैं खाने के साथ, उसको भी किल करता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? द मसल्स
तो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, फैसिलिटेट्स, अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिन भी काम नहीं करेगा। और दूसरा फंक्शन ये है कि ये बैक्टीरिया को भी क्या करता है, किल्स करता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। सुन लो ध्यान से, म्यूकस एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। एसिडिक HCl एसिड होता है, उससे हमारी पेट की लाइन जल सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, तो उसकी लाइनिंग को कवर करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो तीनों का काम समझ में आए कि नहीं आए? HCl का समझ में आ गया, पेप्सिन का समझ में आ गया, और म्यूकस का। तो म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम HCl। न्यूट्रलाइज करेगा ना, न्यूट्रलाइज ही तो करेगा, म्यूकस का बेसिक होता है न्यूट्रलाइज द एसिड। प्रोटेक्ट कैसे करेगा? जब न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तो प्रोटेक्ट कैसे कर लेगा? मतलब वो प्रोटेक्ट तो न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, किसको? HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। अगला क्वेश्चन, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल, यानी पेट के बाद जब वो खाना एंटर करेगा तो वो किसके थ्रू करेगा? स्फिंक्टर मसल। ठीक है, नोट कर लो, अगला पेज है स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल्स क्या करता है? रेगुलेट करता है। द एग्जिट ऑफ द फूड, क्या लिखा है बेटा? द एग्जिट ऑफ द फूड ऑफ द फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल्स which release in it a small intestine small amount into the small intestine। थोड़ा थोड़ा करके खाना जो है वो किस में जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री केनल विच इज फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग। पेट के बाद ये जो है ना, इसकी कॉइलिंग होती रहती है, इस तरीके से ऐसे कॉइलिंग होगी। ये जो है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, और इसके अंदर जो कॉइल है, ये जो कॉइल आ रही है, ठीक है ना, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है, लॉन्गेस्ट मतलब इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री केनल। एलिमेंट्री केनल का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? हाँ जी, एलिमेंट्री केनल का लॉन्गेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना। हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू डाइजेस्ट। सेलुलोज को पचाना मुश्किल होता है, घास को पचाना मुश्किल होता है, इसलिए जो हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं, गाय, बकरी, भेड़, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी होती है। और जो लायन होते हैं, टाइगर होते हैं, वो मीट खाते हैं, मीट पचाना आसान होता है, इसलिए उनकी इंटेस्टाइन जो होती है वो छोटी होती है। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, हैंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? ठीक है, कि पूछेगा कार्निवोर्स की इंटेस्टाइन छोटी क्यों होती है और हार्बीवोर्स की इंटेस्टाइन लॉन्ग क्यों होती है। ठीक है, यस। ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है, सेलुलोज को पचाना मुश्किल होता है, स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो एक क्वेश्चन लिखो इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम द सब्सटेंस विच कंप्लीटली डाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या लिखोगे?
वेयर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स कंप्लीटली डाइजेस्टेड। सुनो ध्यान से, वेयर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स कंप्लीटली डाइजेस्टेड। या दूसरा सवाल ये हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स डाइजेस्टेड, या ऐसा लिख दो कि इन विच ऑर्गन द दीज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स कंप्लीटली डाइजेस्टेड। तो इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। बात समझ में आ गई? यानी कि इनका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, पूरी तरीके से जितना जितना न्यूट्रिशन मिलना होता है वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को मिल जाता है। इट रिसीव द सेक्रेशन ऑफ द लिवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो सेक्रेशन आते हैं, जूस आते हैं। एक कहाँ से आता है? एक आता है लिवर से और दूसरा आता है पेनक्रियाज से। लिवर दिख रहा है ना आपको, और पेनक्रियाज भी दिख रहा है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। पेट से जो, स्टमक से जो फूड आ रहा है वो एसिडिक है HCl की वजह से। एंड हैज टू बी एल्कलाइन। उसको हमें क्या बनाना है? एल्कलाइन का मतलब बेसिक। फॉर दिस पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकॉम्प्लिश दिस। तो कौन सा जूस? बाइल जूस। तो बाइल जूस अगर आपसे कोई पूछेगा कि बाइल जूस क्या करता है, तो बाइल जूस न्यूट्रलाइज करता है। जो खाना है जो स्टमक से आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक। ठीक है, स्टमक से जो खाना आ रहा है उसको क्या किया इसने? न्यूट्रलाइज कर दिया। इतना समझ में आया नहीं आया बेटा? कौन कर रहा है ये? बाइल जूस। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर, लिवर से आएगा। ठीक है ना, बाइल जूस। डायग्राम में देखो बाइल जूस कहाँ है? लिवर के पास ही तो है। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकॉम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन द फैट। और दूसरा ये कहाँ पे काम करेगा? एक्टिंग ऑन फैट। तो ये फैट्स पे भी काम करेगा। दो चीजों पे, एक तो ये फूड को न्यूट्रलाइज करेगा और दूसरा ये फैट को कम नहीं करेगा, डाइजेस्ट करेगा। कम का मतलब क्या होता है भाई? फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुल। फैट्स के एक लार्ज ग्लोबुल होते हैं, पहले उनको ये छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करेगा। आ रही है बात समझ में? विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। तो बाइल सॉल्ट ब्रेक देम। तो इनको कौन तोड़ता है? बाइल सॉल्ट। ठीक है, तो ये फैट्स के जो लार्ज ग्लोबुल्स होते हैं उनको स्मॉल ग्लोबुल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाइल सॉल्ट से। बात समझ में आ रही है? बाइल सॉल्ट्स ब्रेक दैम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोबुल एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। क्लियर है? द पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। उसके बाद पेनक्रियाज दिख रहा है आपको, छोटा सा पार्ट है पेनक्रियाज। वो कौन सा जूस रिलीज करता है? पेनक्रियाटिक जूस। विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। यहां लिख देता हूं, ये तो लिख लिया ना आपने क्वेश्चन, और इसका आंसर भी क्या लिखा आपने? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, लिख दोगे? नहीं लिख पाओगे पेपर में? ठीक है, इतना समझ में आ गया? अमीबा का समझ में आ गया? ठीक है। और आपको क्या समझ में आया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड आ रहा है उसको अल्कलाइन बनाने के लिए बाइल जूस काम करता है, और फैट को तोड़ता भी है। तोड़ने का काम नहीं बल्कि डाइजेस्ट करने का काम। लेकिन क्योंकि उसके लार्ज ग्लोबुल्स होते हैं तो उनको ब्रेक करने का काम कौन करता है? बाइल सॉल्ट। इतना समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं पेनक्रियाटिक जूस की। ठीक है, पेनक्रियाज से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस। दो जूस निकलते हैं, एक निकलता है ट्रिप्सिन
एक निकलता है ट्रिप्सिन और एक निकलता है लाइपेज। बात समझ में आ रहा है? एक निकलेगा ट्रिप्सिन और एक निकलेगा लाइपेज। इधर ध्यान दो बेटा। तो आपको क्या क्या पता चला? बाइल जूस पता चल गया, बाइल सॉल्ट पता चल गया। ये दोनों कहां से निकलेंगे? लिवर से, ध्यान रखना। लेकिन जो पैनक्रियाटिक जूस से क्या क्या निकलेगा? ट्रिप्सिन और लाइपेज। क्लियर है? ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन फैट। तो ट्रिप्सिन किस पे काम करेगा? प्रोटीन पे। और लाइपेज किस पे काम करेगा? फैट्स पे। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो आपसे कोई पूछे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कौन करता है, तो आप बोलोगे ट्रिप्सिन। और लाइपेज क्या करता है? वो इमल्सिफाई फैट को, ये जो फैट है ना वो इमल्सिफाई फैट कहलाता है, जो ब्रेक डाउन हो जाता है, उस इमल्सिफाई फैट को फाइनली डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होते हैं? एमिनो एसिड में। फैट किस में कन्वर्ट होता है? फैट होता है फैटी एसिड में। किस में? फैटी एसिड। The enzyme present in the finally convert the protein into amino acid and fats into fatty acid and glycerol. Fatty acid और glycerol. बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? फैटी एसिड क्या होता है, ग्लिसरॉल क्या होता है, एमल्सिफाई फैट क्या होता है, अभी हमको उनके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानना। ये सिंपल सब्सटेंस हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है? ग्लिसरॉल का कुछ फॉर्मूला ऐसे होता होगा, फिर यहाँ पे OH आता है, लेकिन आपने ये चीज़ पढ़ी थोड़ी ना है अभी, तो जान के फ़ायदा क्या है? नहीं समझे बात को? आपको थोड़ी ना पता बॉन्ड कितने बनते कितने नहीं बनते। तो आप अभी बॉन्ड की चिंता मत करो, बस आप जान लो कि उसका नाम क्या है। तो फैटी एसिड, फैट किस में बदलेगा? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन किस में बदलेगा? एमिनो एसिड में। ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं आई? और स्टार्च किस में बदलेगा? स्टार्च किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। ठीक है? तो जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बदलेगा। ये बात किसको समझ में नहीं आई? आ गई? द एंजाइम प्रेजेंट in it finally convert the protein into amino acid, emulsified fat into fatty acid and glycerol and carbohydrate into glucose. इतना क्लियर है? यानी सारी चीज डाइजेस्ट हो गई, उसके बाद ये एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एंटर करता है। जो डाइजेस्ट हो गया उसके बाद कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बचा, वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एक चीज एब्जॉर्ब होती है जिसका नाम है वाटर। टेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। ये तीन सब्सटेंस हैं, अलग अलग चीजों में हो जाते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि कौन पहले होता है कौन बाद में होता है, इसका कोई वो लॉजिक नहीं है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में, लाइपेज करता है इमल्सिफाई फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, और कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। लेकिन तीनों ही चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। उसके बाद फूड एंटर करता है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बिलाई। लेकिन सुन तो लो, अब हमें एमिनो एसिड मिल गया, हमें फैटी एसिड मिल गया, हमें ग्लिसरॉल मिल गया, हमें ग्लूकोज मिल गया। ये सारे के सारे एनर्जी के सोर्स है। तो उस एनर्जी के सोर्स पूरे शरीर में कैसे जाएंगे? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर डायरेक्टली अटैच टू द ब्लड वेसल्स।
ये डायरेक्ट किससे अटैच होती हैं, ब्लड वेसल से। मतलब जैसे ही इनको एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्ट उस फूड को कहाँ एंटर करवा देते हैं, ब्लड वेसल्स में। और क्योंकि हमारे सारे शरीर में ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड तो पूरे शरीर में फ्लो कर रहा है, तो ये फूड पार्टिकल्स और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो न्यूट्रिशन है वो पूरे शरीर में फैल जाता है। आई बात समझ में नहीं आई? विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। इतने ज़्यादा ये छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो कि एरिया को इंक्रीज कर देता है। हर एक ग्लिसरॉल को, हर एक ग्लूकोज को क्या कर लेगा, वो डेलिबरेटली एब्जॉर्ब कर लेगा, ज़्यादातर तो एब्जॉर्ब कर लेगा। जो अनएब्जॉर्ब बचेगा या अनडाइजेस्टेड बचेगा वो फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में फूड एंटर करेगा। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ये किसके साथ अटैच होती हैं, ब्लड वेसल्स के साथ। विच टेक अप द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल। फिर वो ब्लड के साथ ही सारा का सारा जो फूड है या न्यूट्रिशन है वो हर एक सेल्स के पास पहुंच जाता है। वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। मतलब आप ऐसे मान लो कि गांव में खेती हो रही है, लेकिन जो अनाज है वो ट्रक के थ्रू हमारे यहाँ आ रहा है, तो जो ट्रक है वो क्या है, ब्लड है, और जो विलाई है वो ट्रक की तरह काम कर रहे हैं, यानी वो एक तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है ना? लास्ट में क्या होगा, और ये एनर्जी तो आपको पता है हमें क्यों जरूरी है, खाने पीने, दौड़ने, भागने, इन सब के लिए एनर्जी की जरूरत है। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर। पानी भी एब्जॉर्ब कर लेता है। द रेस्ट ऑफ द मेटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाई एनस। और जो एनस से जो मटेरियल रिलीज होता है उसको फीसिस कहते हैं। द एग्जिस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेट बाय द एनल स्फिंक्टर। किसके थ्रू? एनल स्फिंक्टर। ठीक है, लिख लो, एनल स्फिंक्टर। जो रिलीज ऑफ द मटेरियल है दैट इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। तो ये हमारा खत्म हुआ एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। समझ में आया नहीं आया बेटा? तो एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। सबसे पहले खाना जाएगा माउथ के अंदर, जहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, वो क्या करेगा, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है? फिर वो जाएगा ईसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर 3 चीज़ें प्रेजेंट होंगी, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा म्यूकस। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बाइल जूस है दैट इज कम्स फ्रॉम लिवर दैट न्यूट्रलाइज द फूड एंड एक्टिंग ऑन द फैट। बाइल सॉल्ट क्या करेगा, वो लार्ज ग्लोब्यूल है उनको कन्वर्ट करेगा स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। इतना समझ में आ गया? इसके बाद जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें से क्या क्या रिलीज होगा, ट्रिप्सिन रिलीज होगा और लाइपेज। ट्रिप्सिन विल ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। लाइपेज विल एक्ट ऑन द इमल्सिफाइड फैट। दिस इज द इमल्सिफाइड फैट। इस इमल्सिफाइड फैट को, ये जो इमल्सिफाइड फैट है इसको वो कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में। एंड फाइनली कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड विलाई विल एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिशन एंड सेंड टू द डिफरेंट सेल जहाँ भी इसकी जरूरत है थ्रू द ब्लड वेसल्स। These are richly supplied with the blood vessel, and at the last the food enter into the large intestine where more of the water is absorbed from it, and the undigested food is released through the anus by the anal sphincter. इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।